राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में आप सभी का। तो जो हमारी हर युग की स्पेशल क्लास चल रही थी, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग हमने कंप्लीट कर लिया है। एक वीडियो में एक क्लास, एक युग ख़त्म। तो इसी तरह आज बारी है द्विवेदी युग की, और द्विवेदी युग को भी हम एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। 300 क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर, और द्विवेदी युग से इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। प्लेलिस्ट मैंने सारी क्लासों का वन शॉट रिवीजन नाम से बना दिया है, ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब द्विवेदी युग में शुरू करेंगे तो सबसे पहले सरस्वती पत्रिका से हम प्रश्न देखेंगे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता था इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद से। सरस्वती पत्रिका की संपादकीय नीति का अनुमोदन कहाँ से होता था? तो नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से। सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका की स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका के आरंभिक संपादक मंडल में कौन कौन सदस्य थे? तो बाबू राधा कृष्ण दास थे, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और पंडित किशोरी लाल गोस्वामी थे। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक थे चिंतामणि घोष। 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 1901 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1902 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 2 में 2 लोग थे, एक श्याम सुंदर दास थे और एक उनके साथ सहयोग के लिए शिव प्रसाद सिंह भी जुड़ गए थे। फिर 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक कौन रहे? तो 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसके बाद 1920 से 1947 तक सरस्वती के संपादक कौन थे? तो पंडित देवीदत्त शुक्ल थे। 11 नंबर में प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका से जुड़े रहने वाले सदस्य कौन कौन थे। प्रश्न बनता है कि कौन सरस्वती पत्रिका से नहीं जुड़े थे। तो कौन जुड़े थे पता होना चाहिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी प्रसाद शुक्ल, श्री नारायण चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, हरिभाव उपाध्याय, उमेश चंद मिश्र। सरस्वती पत्रिका कैसी थी? तो सरस्वती पत्रिका मासिक थी और ये काशी से निकलती थी। तो सरस्वती पत्रिका कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। अब नागरी प्रचारिणी सभा काशी से क्वेश्चन देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका से हमने देख लिए क्वेश्चन। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? 3 लोग थे, जिसको हम राम श्याम शिव कह के याद करते हैं। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तीनों का पूरा नाम याद रखेंगे। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तीसरा प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इस सभा के पहले सभापति थे बाबू राधा कृष्ण दास। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना एवं उनका प्रकाशन करवाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना। फिर 5वां प्रश्न है कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई
और नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 में हुआ, 3 वर्ष बाद। नागरिक प्रचारणी पत्रिका कैसी पत्रिका थी? तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका त्रैमासिक थी। कैसी थी? त्रैमासिक। अब आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से पहले हमने सरस्वती पत्रिका और नागरिक प्रचारणी सभा से जो भी प्रश्न बनते हैं उन्हें कवर किया है, क्योंकि वहाँ बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है आप लोगों को और वहाँ से एक प्रश्न आना तय है, तो उसे ध्यान से लिखिएगा। अब द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी है और द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। सन 1950 से 1975 विक्रमी संवत के काव्यखंड को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने नाम दिया है नई धारा द्वितीय उत्थान। द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान नाम दिए हैं शुक्ल जी। फिर है कि किस युग में गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में खड़ी बोली को प्रतिष्ठा मिली? तो द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में खड़ी बोली को प्रतिष्ठा मिली। द्वितीय उत्थान की समय सीमा क्या माना जाता है? तो द्वितीय उत्थान की समय सीमा माना जाता है 1893 से 1918 ईस्वी। द्वितीय उत्थान की समय सीमा 1893 से 1918 ईस्वी। शुक्ल जी के अनुसार ये द्विवेदी युग की समय सीमा है। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था द्विवेदी युग। इसके बाद 9वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। इसके बाद 10वां है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में, जिला रायबरेली, दौलतपुर ग्राम। तो रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। इसके बाद है 11वां प्रश्न कि सुकवि किंकर उपनाम से कौन विख्यात हैं? तो सुकवि किंकर उपनाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी विख्यात हैं। फिर 12वां प्रश्न है कि 1908 में सरस्वती पत्रिका में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस उपनाम से लिखा था? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के उपनाम से लिखा था। 1908 में सरस्वती पत्रिका में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से लिखा था? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के उपनाम से लिखा था। 13वां प्रश्न है देवी स्तुति शतक, काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, कान्यकुब्जावली व्रतम, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। फिर 14वां प्रश्न है गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी, कुमार संभवसार, वनिता विलाप, ये अनुदित काव्य ग्रंथ है किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। फिर 15वां प्रश्न है कि शुक्ल जी ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह या बातों का संकलन कहा है? तो शुक्ल जी ने पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह या बातों का संकलन कहा है।
इसके बाद कथन है कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। ये कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का। इसके बाद एक लेख है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं और आर्य समाज का कोप। ये लेख किसका है? तो ये लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, आर्य समाज का कोप। ये लेख किसने लिखा? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर 18वां प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये कथन किसका? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। फिर है 19 नंबर में, अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कथन, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। फिर एक कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। तो ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, कवि कर्तव्य निबंध से, कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। फिर 21 नंबर में एक कथन है कि चींटी से लेके हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेके राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेके समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पे कविता हो सकती है। ये किसका कथन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। फिर है बलिवर्द, विधि विडंबना, हे कविते। ये कविताएं किसकी हैं? तो ये कविताएं महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। बलिवर्द है, विधि विडंबना है, हे कविते किसकी कविता? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। फिर 23 नंबर में है कि सरलता, अश्लीलता और जोश के कवि कौन कहे जाते हैं? तो सरलता, अश्लीलता और जोश के कवि कहे जाते हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर 24 नंबर में है, सर्गो नरक ठिकाना नाही, नागरी तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप। ये कविताएं किसकी हैं? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। सर्गो नरक ठिकाना नाही, नागरी तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप। फिर है बेकन विचार रत्नावली नाम से बेकन के निबंधों का अनुवाद किसने किया? तो बेकन विचार रत्नावली नाम से बेकन के निबंधों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इसके बाद आगे आते हैं अगला प्रश्न पे। इसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर का, कि बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण को लेके, भाषा और व्याकरण में से किस शब्द को लेके मतलब झगड़ा या वाद विवाद हुआ था? तो वो है अनिस्थिरता शब्द। तो ध्यान देंगे, बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण को लेके किस शब्द के बीच विवाद हुआ था? तो अनिस्थिरता शब्द को लेके विवाद हुआ था। 27 नंबर का प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त ने बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में द्विवेदी जी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही निबंध किस शीर्षक से लिखा था? ये जो निबंध सर्गो नरक ठिकाना नाही लिखा था, किस नाम से लिखा था? तो कल्लू अलहित के नाम से लिखा था। तो ध्यान देंगे
कि बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध किस नाम से लिखा था? कल्लू अलहित नाम से लिखा था। आत्मा राम के टेटे निबंध में गोविंद नारायण मिश्र ने किसका पक्ष लिया था? तो आत्मा राम के टेटे निबंध में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया था, ध्यान देंगे। फिर 29 नंबर में है अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। ये किसका कथन है? तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। ये द्विवेदी जी कहते हैं व्यंग के रूप में। इसके बाद है आत्मनिवेदन और देश की बात। ये निबंध है किसका? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है आत्मनिवेदन और देश की बात। फिर 31 नंबर में है कवि और कविता, भाषा और व्याकरण, उपन्यास रहस्य। ये किसका निबंध है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कवि और कविता, भाषा और व्याकरण, उपन्यास रहस्य। इसके बाद है कवि कर्तव्य और कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ये लेख किसने लिखा है? तो ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा है। फिर 33 नंबर में है हिंदी कालिदास की आलोचना और कालिदास की निरंकुशता। ये आलोचनात्मक रचनाएं किसने लिखा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हिंदी कालिदास की आलोचना और कालिदास की निरंकुशता। फिर 34 नंबर में है सुकवि संकीर्तन, साहित्य सीकर, समालोचना समुच्चय और विचार विमर्श। ये आलोचनात्मक रचनाएं किसकी हैं? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। फिर 35 नंबर में है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब से कब तक रहे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से 1920 ईस्वी तक रहे। 36 नंबर में है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन 1938 में हुआ था। जन्म 1864 में, निधन 1938 में। इसके बाद है अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ संपत्ति शास्त्र किसका है? तो अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर 37 नंबर में है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कवि और कविता शीर्षक का उल्लेख करते हुए किसने कहा है कि कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, ये कहने की आवश्यकता नहीं। तो ये शुक्ल जी ने कहा है अपने निबंध कविता क्या है में कि कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, ये कहने की आवश्यकता नहीं। और कवि और कविता निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। फिर 38 नंबर में एक पंक्ति है, सारे देव वृंद से खींच के देवराज के नयन हजार, काम देव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। ये पंक्ति किसकी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। फिर है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ था 1964 ईस्वी में। शुक्ल जी ने सामंजस्यवादी कवि किसे कहा है? तो शुक्ल जी ने सामंजस्यवादी कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा है। स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र किसने कहा है? तो स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र गुप्त जी ने ही कहा है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी किसने कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। 44 नंबर में है दद्दा और मधुप उपनाम से कौन रचना करते थे? तो दद्दा और मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त जी रचना करते थे। हरिगीतिका छंद के बादशाह के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो हरिगीतिका छंद के बादशाह गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता कौन सी है?
तो इनकी पहली कविता हेमंत है, जो 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो पहली काव्य रचना रंग में भंग है, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था। यशोधरा, विष्णुप्रिया और साकेत ये नायिका प्रधान रचनाएं किसकी हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं, यशोधरा, विष्णुप्रिया और साकेत। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो गुप्त जी की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक देखने को मिलता है प्रबंधकार के रूप में। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो गुप्त जी का जयद्रथ वध खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के अपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? तो साकेत में उर्मिला को प्रतिष्ठित किए हैं। फिर है साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला से जुड़ा है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत की रचना करने की मूल प्रेरणा किससे मिली? तो इनको प्रेरणा मिली सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से। जब इन्होंने ये लेख पढ़ा तो इनके ख्याल आया दिमाग में कि अब साकेत रचना करनी चाहिए, मतलब उर्मिला को लेके कोई रचना लिखना है। तो फिर इन्होंने साकेत लिखा। 55 नंबर में है साकेत मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो साकेत पाली भाषा का शब्द है। साकेत का अर्थ क्या है? तो साकेत का अर्थ है अयोध्या। साकेत में सर्गों की संख्या कितनी है? तो साकेत में सर्गों की संख्या 12 है। साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1931 ईस्वी है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1912 ईस्वी है। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा किससे मिली? तो भारत भारती की प्रेरणा इनको मुशद्दस्से हाली तथा बृजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से मिली। तो भारत दर्पण पुस्तक किसकी है? मुशद्दस्से हाली तथा बृजमोहन दत्तात्रेय कैफी के भारत दर्पण से इनको भारत भारती रचना की प्रेरणा मिली। इसके बाद है महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि उनके किस रचना पर दी? तो भारत भारती के कारण महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। गुप्त जी कृत यशोधरा क्या है? तो यशोधरा चंपू काव्य है। यशोधरा क्या है? चंपू काव्य है। गुप्त जी की रहस्यवादी गीतों का संकलन कौन सी कृति है? तो गुप्त जी की रहस्यवादी गीतों का संकलन झंकार है। गुप्त जी ने भारत भारती लिखा है। भारत भारती कितने खंडों में है? तो भारत भारती 3 खंडों में है। अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और भविष्य खंड है। तो भारत भारती कितने खंडों में है? 3 खंडों में। गुप्त जी की ख्याति का मूल आधार क्या है? तो गुप्त जी की ख्याति का मूल आधार भारत भारती है। गुप्त जी की किस रचना में एक राजपूत घराने की कथा है? तो गुप्त जी की रचना रंग में भंग में एक राजपूत घराने की कथा है। इसके बाद है गुप्त जी के किस रचना में जोधपुर के एक राजपूत सरदार के 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है? तो विकट भट्ट में। ये सब प्रश्न बनते हैं, एक एक प्रश्न एग्जाम में बनने लायक हैं या बन सकते हैं, तो इन्हें आप तैयार रखिएगा। अब इससे बढ़िया मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो गुप्त जी के किस रचना में राजपूत घराने की कथा है? तो रंग में भंग में। लेकिन गुप्त जी की किस रचना में जोधपुर के एक राजपूत सरदार के 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है? तो वो है विकट भट्ट में। 68 नंबर में आते हैं। गुप्त जी के किस रचना में महाभारत की कथा वर्णित है?
तो गुप्त जी की रचना जय भारत में महाभारत की कथा वर्णित है। जय भारत 1952 में प्रकाशित हुआ। फिर गुप्त जी ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य लिखा है इन्होंने। तो इनके 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो एक साकेत है 1931 में और दूसरा द्वापर है 1936 में। इसके बाद है कि गुप्त जी ने कितने खंड काव्यों का प्रणयन किया? तो गुप्त जी ने 19 खंड काव्यों का प्रणयन किया। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। आधुनिक काल के कवियों में पारिवारिक जीवन के सबसे बड़े चितेरे कवि कौन हैं? तो आधुनिक काल के कवियों में पारिवारिक जीवन के सबसे बड़े चितेरे कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इसके बाद है मार्क्स की पुत्री जयनी पर जयनी नामक काव्य किसने लिखा? तो मार्क्स की पुत्री जयनी पर जयनी नामक काव्य मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। इसके बाद है प्लासी का युद्ध, वृत्त संहार और मेघनाथ वध। ये अनुदित काव्य है किसका? मैथिली शरण गुप्त का। सिख धर्म से संबंधित रचना कौन सी है? तो सिख धर्म से संबंधित रचना गुप्त जी की है गुरुकुल। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है? तो गुप्त जी के साकेत के 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। तो ध्यान देंगे, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है? तो 9वें और 10वें सर्ग में। इसके बाद है विकट भट्ट किसकी रचना है? तो विकट भट्ट मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आगे आते हैं। 78 नंबर का है कि मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन है? तो भारत भारती है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी की काव्य चेतना की चरम उपलब्धि क्या है? तो गुप्त जी की काव्य चेतना की चरम उपलब्धि साकेत है, जो 1931 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है वैतालिक, हिंदू, स्वदेश संगीत, त्रिपथगा, शक्ति, किसान, पंचवटी। ये काव्य रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी काव्य रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। फिर है गुप्त जी का सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ कृति इनकी साकेत है। ध्यान देंगे। इसके बाद एक पंक्ति है कि आज भी चित्तौड़ का सुन नाम कुछ जादू भरा, चमक जाती चंचला से चित्त में करके त्वरा। ये पंक्ति किस रचना से? तो ये रंग में भंग से ली गई है। इसके बाद पंक्ति है फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में बहो। तो ये जयद्रथ वध से ली गई है कि फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में बहो। 85 नंबर में पंक्ति है हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये पंक्ति भारत भारती से गुप्त जी का है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। 86 नंबर में है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो ये पंचवटी से रचना है गुप्त जी की। फिर है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये भी यशोधरा से गुप्त जी की पंक्ति है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसके बाद 88 नंबर में है कि इतनी भी समझ नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। तो ये भी पंक्ति गुप्त जी की है यशोधरा से कि इतनी भी नहीं रखती समझ क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी।
इसके बाद पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये भी यशोधरा से। फिर है पंक्ति 90 नंबर में कि हे मातृभूमि तू सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। फिर है, धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रज नाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। ये भी गुप्त जी की पंक्ति है। फिर 92 में है कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन? भारतवर्ष है। तो ये भी पंक्ति गुप्त जी की है। फिर मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। ये भी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। फिर है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। ये भी गुप्त जी की पंक्ति है। फिर है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज बुझी में अपनी चाह घनी, वेदने तू भी भली बनी। तो ये भी पंक्ति गुप्त जी की है। फिर 96 नंबर में है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। तो ये भी गुप्त जी का है साकेत से, मेरे चपल यौवन बाल। और वेदने तू भी भली बनी, ये भी गुप्त जी का ध्यान देंगे। फिर 97 में है, चातक खड़ा चोच खोले, संपुट खोले सीप खड़ी। चातक खड़ा चोच खोले, संपुट खोले सीप खड़ी, झंकार से। फिर है, सखी नील नभस्सर से उतरा, ये हंस आहा तिरता तिरता। तो ये भी गुप्त जी की पंक्ति है। फिर है, निकल रही है उर्से आह, ताक रहे सब तेरी राह। ये भी गुप्त जी की पंक्ति है। फिर है, क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयस की कालिमा को भेंट दो। तो ये भी भारत भारती से पंक्ति है गुप्त जी की कि क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयस की कालिमा को भेंट दो। फिर 101 नंबर में है, वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। तो वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है, भारत भारती से गुप्त जी। फिर है, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। ये भी गुप्त जी का साकेत से। फिर एक कथन है 103 नंबर में कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। ये कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। इसके बाद 4 नंबर में पूछा गया है कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? तो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा द्विवेदी युग में हुई। द्विवेदी युग में गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई। इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किसके लेख से प्रभावित था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के लेख से प्रभावित था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य में उपेक्षिताएं से प्रभावित था। तो ध्यान देंगे, द्विवेदी जी ने काव्य की उपेक्षिताएं लेख से प्रभावित होकर कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लिखा और इससे प्रभावित होकर साकेत लिखा गुप्त जी ने। फिर 107 नंबर का प्रश्न है कि रीतिकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया? तो ऐसा हुआ द्विवेदी युग में। फिर है, बहुजन वन में है बने ऋक्षवानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। ये पंक्ति साकेत से गुप्त जी की। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को किस प्रकार का काव्य कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है। काबा और करबला किसकी रचना है? तो काबा और करबला मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर पंक्ति है, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई
तान, ये भी गुप्त जी की पंक्ति है। फिर है सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा, तो ये भी गुप्त जी की पंक्ति है। फिर है अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास, ये 3 नाटक हैं। किसके नाटक हैं ये तीनों? तो गुप्त जी के नाटक हैं अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास। कुड़ाल गीत के रचयिता कौन थे? तो कुड़ाल गीत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी थे। फिर 15 नंबर में है कि गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा लिखा। फिर 116 में है कि गुप्त जी के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर वर्णन है? तो साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी का कृष्ण काव्य कौन सा है? तो गुप्त जी का कृष्ण काव्य है द्वापर। फिर है 18 नंबर में कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। फिर 19 नंबर में है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पे आनंदमयी प्रभाव डालती है। ये किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पे आनंदमयी प्रभाव डालती है। फिर 120 नंबर में एक कथन है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े हुए होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसके बाद है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्ति किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। फिर है श्रद्धांजलि स्मरण, ये संस्मरण है किसका? तो गुप्त जी का संस्मरण है श्रद्धांजलि स्मरण। फिर है साकेत पे गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो साकेत पे गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। सुकवि किंकर उपनाम से कौन विख्यात थे? तो सुकवि किंकर उपनाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी विख्यात थे। तो ध्यान देंगे, सुकवि किंकर नाम से कौन विख्यात थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद 125 नंबर में पंक्ति है कि तुम्हें अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाने दाने को मोहताज। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है कि तुम्हें अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाने दाने को मोहताज। इसके बाद 126 नंबर में पंक्ति है कि भैसे भवानी कह तब सेवा लागे, करन पड़बगा छूटी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है कि भैसे भवानी के तब सेवा लागी, करन पड़बगा छूटी। आगे आते हैं 127 नंबर। तो हमने देखा कि भैसे भवानी के तब सेवा लागी, परन गढ़ब का छूटी। ये पंक्ति द्विवेदी जी की है। फिर सारी प्रजा निपट दिन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है। ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। फिर पूछा गया है कि द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। तो द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। फिर द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता क्या है? तो द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता।
फिर है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। ये पंक्ति किसकी? तो मैथिली शरण गुप्त जी की। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हैं? तो खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकवि हरिऔध जी हैं। हरिऔध जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हरिऔध जी का जन्म हुआ था सन 1865 ईस्वी में, जिला आजमगढ़, निजामाबाद। हरिऔध जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1947 में। हरिऔध जी को आधुनिक युग का सूरदास किसने कहा? तो हरिऔध जी को आधुनिक युग का सूरदास गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। कवि सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो कवि सम्राट की उपाधि हरिऔध जी को प्राप्त हुई थी। इसके बाद है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है, 1914 में प्रकाशित हुआ। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? तो प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम था ब्रजांगना विलाप। कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन हरिऔध के किस रचना में मिलता है? तो कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन प्रिय प्रवास में मिलता है। हरिऔध को किस कृति पे हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया? तो वो दिया गया प्रिय प्रवास पे। हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। वो कैसा रूप है? तो वो है समाज सेविका का। हरिऔध के उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत के छंदों का प्रयोग हुआ है, तो वो है प्रिय प्रवास। फिर है पारिजात जो महाकाव्य है हरिऔध का 1937 में प्रकाशित हुआ। कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्गों में है। फिर है वैदेही वनवास 1941 में प्रकाशित हुआ। कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रीति ग्रंथ कौन सा है? तो हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रीति ग्रंथ है रसकलश। हरिऔध की कौन सी रचना मुहावरेदार भाषा में है? तो वो है चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। फिर है कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी हरिऔध जी की है। फिर है 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। ये पंक्ति किसकी है? तो हरिऔध जी की है कि 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। फिर 150 नंबर में है कि क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालिसी बुरी तेरी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी हरिऔध जी की पंक्ति है कि क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालिसी बुरी तेरी। फिर है पंक्ति 151 नंबर में कि धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये हरिऔध जी की है कि धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे। फिर 152 नंबर में है रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका, रा केंदु बिंबावना। तो ये भी पंक्ति हरिऔध जी की है कि रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका, रा केंदु बिंबावना। किसकी पंक्ति? हरिऔध जी की। फिर है कबीर वचनावली के संपादक कौन है? तो कबीर वचनावली के हरिऔध हैं। कबीर वचनावली के संपादक हरिऔध, कबीर ग्रंथावली के संपादक श्याम सुंदर दास और वचनावली के हरिऔध हैं। फिर है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ये पुस्तक किसने लिखा? तो ये हरिऔध जी ने लिखा है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। फिर नाटक है प्रद्युम्न विजय व्यायोग
और रुक्मणी परिणय ये किसके नाटक हैं? तो हरिऔध जी के हैं। फिर है प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला और अधखिला फूल, ये उपन्यास किसका है? तो हरिऔध का है। बेनिस का बांका अनुदित उपन्यास किसका? हरिऔध का है। फिर 157 नंबर में है कृष्ण शतक, पदम प्रसून और काव्योपवन, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये हरिऔध जी की रचनाएं हैं। कृष्ण शतक, पदम प्रसून, काव्योपवन। फिर है द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगीतकार कौन हैं? तो द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगीतकार मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार पूछेगा तो मुकुटधर पांडे को बताएंगे। फिर है द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बना के सम्मानित किया गया? तो हरिऔध जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बना के सम्मानित किया गया। फिर 160 नंबर में है कि ये कथन गुप्त जी के विषय में किसने कहा है कि वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं? तो ये बच्चन सिंह ने गुप्त जी के लिए कहा है। फिर 161 नंबर में पंक्ति है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। तो ये पंक्ति भारत भारती से गुप्त जी की है। फिर 162 नंबर में है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये भी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। फिर 163 में है, अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये जयद्रथ वध से पंक्ति है गुप्त जी की। फिर है 164 में कि हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पे सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? तो हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पे सबसे पहले विचार किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर 165 में है, इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग की विशेषता है? तो द्विवेदी युग की विशेषता है। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1868 में जबलपुर में हुआ था। रसिक वाटिका नाम की पत्रिका किसने निकाली थी? तो रसिक वाटिका नामक पत्रिका राय देवी प्रसाद पूर्ण ने निकाली थी। फिर 168 में है, धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया। फिर 169 में है, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल और अमलतास, ये खड़ी बोली की रचनाएं हैं किसकी? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की। बसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण की कितने भाग और अध्याय में है? तो 2 भाग और 6 अध्याय में बसंत वियोग है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की कविता है। फिर 171 में है, मन मंदिर, नए सन का स्वागत और नवीन संवत्सर का स्वागत, ये प्रमुख काव्य ग्रंथ है किसका? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। द्विवेदी युग के किस कवि का उपनाम कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर था? तो नाथूराम शर्मा शंकर का उपनाम था कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर। द्विवेदी युग का कौन सा कवि अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध था? तो वो थे नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर की किस रचना में विधवाओं की हीन दशा और मंदिरों में होने वाले दुराचारों का भंडाफोड़ किया गया है? तो वो किया गया है गर्भरंडा रहस्य में। फिर है अनुराग रत्न, शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व, ये रचनाएं किसकी हैं? तो नाथूराम शर्मा शंकर की हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार कौन हैं?
तो द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार रामचरित उपाध्याय हैं। फिर रामचरित चिंतामणि, ये प्रबंध काव्य है किसका? रामचरित उपाध्याय का। रामचरित उपाध्याय का जन्म स्थान तो ये गाजीपुर के थे। फिर है राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह और देवी द्रौपदी, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं रामचरित उपाध्याय की हैं। फिर 180 नंबर में है कि द्विवेदी युग का कौन सा कवि कवि सम्मेलनों के बादशाह नाम से विख्यात है? तो कवि सम्मेलनों के बादशाह कहे जाते हैं हरिऔध जी। कौन कहे जाते हैं कवि सम्मेलन? सनेही जी। कवि सम्मेलनों के बादशाह कहे जाते हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। फिर 181 नंबर में है कि राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से कौन लिखता था? तो त्रिशूल उपनाम से लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं सनेही किस नाम से लिखते थे? तो त्रिशूल नाम से लिखते थे। इसके बाद है सनेही श्रृंगार परक रचनाएं किस नाम से लिखते थे? तो श्रृंगार परक रचनाएं लिखते थे सनेही नाम से ही। फिर है द्विवेदी युग के किस कवि ने सुकवि नामक पत्रिका का संपादन किया? तो सुकवि नामक पत्रिका का संपादन गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने किया। फिर 184 में है कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा और करुणा कादम्बनी, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही की हैं। कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा और करुणा कादम्बनी। फिर है द्विवेदी युग में दीन उपनाम से रचना कौन करते थे? तो द्विवेदी युग में दीन उपनाम से रचना लाला भगवान दीन करते थे। फिर है वीर छत्राड़ी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन, ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये लाला भगवान दीन के काव्य संग्रह हैं। वीर छत्राड़ी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन। कामता प्रसाद गुरु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कामता प्रसाद गुरु का जन्म सन 1875 में जिला सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? तो कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ का नाम है हिंदी व्याकरण। फिर 189 नंबर में कि भौमासुर वध और विनय पचासा, ये ब्रज भाषा में लिखित ग्रंथ हैं किसके? तो कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है भौमासुर वध और विनय पचासा। फिर है पद्य पुष्पावली खड़ी बोली की रचना किसकी है? तो पद्य पुष्पावली खड़ी बोली की रचना कामता प्रसाद गुरु की है। फिर है शिवाजी और दासी रानी, ये कविता किसकी? तो कामता प्रसाद गुरु की कविता है शिवाजी और दासी रानी। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। फिर है पराग, वन वैभव, वन विहंगम और दलित कुसुम, ये काव्य ग्रंथ किसके हैं? तो ये रूप नारायण पांडे का काव्य ग्रंथ है पराग, वन वैभव, वन विहंगम और दलित कुसुम। मुकुटधर पांडे के भाई कौन थे? तो मुकुटधर पांडे के भाई लोचन प्रसाद पांडे थे। फिर है प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी और पद्य पुष्पांजलि, ये काव्य ग्रंथ किसका है? तो ये लोचन प्रसाद पांडे का है। फिर है रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में बस्ती जिला के अगोना गांव में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु 1941 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, जन्म 1884 में, मृत्यु 1941 में।
फिर है हृदय का मधुर भार काव्य संग्रह है किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का काव्य संग्रह है हृदय का मधुर भार। फिर 199 नंबर में है कि शुक्ल जी ने अंग्रेजी काव्य ए लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? तो शुक्ल जी ने ए लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। फिर है एडिसन की रचना एस्से ऑन इमेजिनेशन का किस नाम से अनुवाद किए हैं? तो इसका अनुवाद किए हैं कल्पना का आनंद नाम से। फिर है विद्या भास्कर पत्र का संपादन किसने किया? तो विद्या भास्कर पत्र का संपादन गिरधर शर्मा नवरत्न ने किया। मातृ वंदना ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो मातृ वंदना गिरधर शर्मा नवरत्न की रचना है। फिर है उलाहना पंचक और अन्योक्ति शतक, ये प्रमुख ग्रंथ किसके हैं? तो उलाहना पंचक और अन्योक्ति शतक अमीर अली मीर की पुस्तक है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। फिर है अलंकार मंजूषा नामक अलंकार ग्रंथ और व्यंग्यार्थ मंजूषा नाम से शब्द शक्ति संबंधी ग्रंथ किसने लिखा? तो लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा नामक अलंकार ग्रंथ और व्यंग्यार्थ मंजूषा नामक शब्द शक्ति संबंधी ग्रंथ लिखा। फिर है पवन दूत खड़ी बोली की रचना किसकी है? तो पवन दूत खड़ी बोली की रचना रामचरित उपाध्याय की है। सुक्ति मुक्तावली भारत भक्ति और रामचरित चंद्रिका, ये काव्य ग्रंथ किसके हैं? तो रामचरित उपाध्याय का है। फिर अखबार चुनार और लाहौर के कोहिनूर, ये उर्दू पत्रों का संपादन किसने किया? तो बाल मुकुंद गुप्त ने किया। अखबार चुनार और कोहिनूर नामक पत्र उर्दू पत्र है, इसके संपादन किए थे बाल मुकुंद गुप्त। फिर है एक पत्र है भाषा गढ़ने की टकसाल जिसे कहा जाता है बंगवासी, इसके संपादन किसने किया? तो बाल मुकुंद गुप्त ने किया। तो यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? तो बंगवासी को। फिर है बाल मुकुंद गुप्त के ख्याति का आधार भारत मित्र के संपादन काल में लिखे गए क्या है? तो शिव शंभू के चिट्ठे और खत और चिट्ठे है। फिर पंक्ति है 11 नंबर में कि बड़ी धूमधाम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुन के चौक पड़ा संसार। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बाल मुकुंद गुप्त की है। फिर 12 नंबर में है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फिर स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कौन हैं? तो स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक श्रीधर पाठक जी हैं। इसके बाद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रवर्तक शुक्ल जी ने किसे माना है? तो शुक्ल जी ने भी श्रीधर पाठक को ही माना है। स्वच्छंद काव्यधारा के दूसरे कवि कौन हैं? पहले तो श्रीधर पाठक जी हैं, दूसरे राम नरेश त्रिपाठी हैं। ध्यान देंगे स्वच्छंद काव्यधारा में 4 कवि आते हैं। एक श्रीधर पाठक जिनका जन्म 1859 में हुआ था, एक राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी और एक मुकुटधर पांडे 1895 और एक ठाकुर गोपाल शरण सिंह। फिर आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? तो आधुनिक काल में खड़ी बोली के पहले कवि श्रीधर पाठक हैं। फिर 218 नंबर का प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। फिर है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, तो श्रीधर पाठक हैं। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि श्रीधर पाठक हैं। हिंदी में गांव को कविता का विषय सबसे पहले किसने बनाया?
तो हिंदी में गांव को कविता का विषय सबसे पहले श्रीधर पाठक ने बनाया। खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक कौन सी है? एकांतवासी योगी है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन है? तो श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। फिर है हिंडोला, गंगावतरण और उद्धव शतक। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। फिर है गोल्ड स्मिथ की कृति द ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो द ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद शांत पथिक नाम से श्रीधर पाठक ने किया था। फिर है गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किसने किया? श्रीधर पाठक ने किया। फिर है स्मिथ के डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से पाठक ने किस भाषा में किया? तो ब्रज भाषा में किया। फिर है द ट्रैवलर का अनुवाद श्रांत पथिक नाम से किस भाषा में किए? तो जो श्रांत पथिक नाम से द ट्रैवलर का अनुवाद किए हैं वो खड़ी बोली में किए हैं। फिर 231 नंबर का है कि श्रीधर पाठक ने कालिदास के प्रथम 3 सर्गों का अनुवाद ऋतु संहार रचना का किस भाषा और छंद में किया है? तो ब्रज भाषा और सवैया छंद में किया है। फिर है जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, देहरादून, स्वर्गीय वीणा, गोखले प्रशस्ति, गोखले गुणाष्टक, भारत गीत, भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, सांध्य आटन। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं। फिर 234 नंबर में है मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? तो ये श्रीधर पाठक की रचना है। फिर 35 नंबर में है मिलन पथिक मानसी स्वप्न। ये प्रमुख काव्य ग्रंथ किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। फिर है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार राम नरेश त्रिपाठी के खंड काव्य कितने हैं? 3 हैं। मिलन है, पथिक है, स्वप्न है। मानसी को खंड काव्य ये नहीं मानते हैं। मिलन, पथिक और स्वप्न 3 ही खंड काव्य हैं। फिर है विदेशी शासन से देशोद्धार का वर्णन किस रचना में है? तो विदेशी शासन से देशोद्धार का वर्णन मिलन में है। राम नरेश त्रिपाठी के किस रचना में विदेशी शासन से देशोद्धार का वर्णन है? तो मिलन में। उपनिवेशवाद से मुक्ति का वर्णन पथिक में और विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का वर्णन स्वप्न में। तो ध्यान देंगे, विदेशी शासन से देशोद्धार मिलन में, उपनिवेशवाद से मुक्ति पथिक में और विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा स्वप्न में। तो विदेशी शासन से देशोद्धार मिलन में, उपनिवेशवाद से मुक्ति पथिक में और विदेशी आक्रमणकारियों से उद्धार स्वप्न में। और फुटकल कविताओं का संग्रह इनकी मानसी है। फिर 41 नंबर का प्रश्न 241 का कि कविता कौमुदी 8 भागों में है, ये इसका संकलन किसने किया? तो राम नरेश त्रिपाठी ने किया। फिर उपन्यास है वीरांगना वीरबाला लक्ष्मी करा। ये उपन्यास किसका है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी के उपन्यास हैं। फिर है सुभद्रा जयंत और प्रेमलोक। ये नाटक है किसका? राम नरेश त्रिपाठी का। सुभद्रा है, जयंत है और प्रेमलोक है। फिर है किसके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास पाया जाता है? तो मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास पाया जाता है। फिर है पांडे बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो पांडे बंधु के नाम से मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे प्रसिद्ध हैं। फिर है पूजा फूल, आंसू, कानन कुसुम, प्रेम बंधन। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं मुकुटधर पांडे की हैं। पूजा फूल है, आंसू है, कानन कुसुम है, प्रेम बंधन है। किसकी रचना? मुकुटधर पांडे की। फिर है माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती। ये किसकी रचना है?
तो ये ठाकुर गोपाल सरर सिंह की रचना है माधवी मानवी संचिता ज्योतिष्मती। फिर हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी में बाल साहित्य के जनक रामनरेश त्रिपाठी माने जाते हैं। लक्ष्मी नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो लक्ष्मी नामक पत्रिका का संपादन लाला भगवान दीन ने किया। फिर है बिहारी और देव आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा? तो बिहारी और देव आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा लाला भगवान दीन ने। इसके बाद है द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन थे? तो 2 लोग थे, एक जगन्नाथ दास रत्नाकर थे और एक सत्यनारायण कविरत्न थे। तो द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि 2 लोग थे, एक थे जगन्नाथ दास रत्नाकर और एक थे सत्यनारायण कविरत्न। इसके बाद है कि जकी उपनाम से उर्दू में रचना कौन करता था? तो जकी उपनाम से उर्दू में रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर करते थे। जकी उपनाम से उर्दू में रचना कौन करते थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1866 में बनारस हुआ था। इसके बाद है ब्रजभाषा के प्रहरी किसे कहते हैं? तो ब्रजभाषा का प्रहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जाता है। फिर है ब्रजभाषा के अंतिम प्रौढ़ कवि कौन माने जाते हैं? तो ब्रजभाषा के अंतिम प्रौढ़ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर माने जाते हैं। इसके बाद है खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख किसने कहा है? तो खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है। फिर है उद्धव शतक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929 ईस्वी है। इसके बाद उद्धव शतक खंड काव्य में कितने छंद हैं? तो 116 छंद हैं, लिख लेंगे, यहाँ छूट गया है। फिर है पोप की रचना एस्से जॉन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से रोला छंद में अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। फिर है हिंडोला, कलकासी, रत्नाष्टक, विराष्टक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हरिश्चंद्र, ये रचनाएं किसकी हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। फिर बिहारी सतसई पे लिखी गई टीका बिहारी रत्नाकर किसकी कृति है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई पे टीका लिखा है। इसके बाद है कि जितनी श्रम और सावधानी से इस पुस्तक का संपादन किया गया आज तक और किसी ग्रंथ का नहीं हुआ। शुक्ल जी का यह कथन किस पुस्तक के संदर्भ में है? तो ये बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में है। फिर सत्यनारायण कविरत्न का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1880 में सराय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल नाम से विख्यात है? तो ब्रज कोकिल नाम से सत्यनारायण कविरत्न विख्यात हैं। फिर है 265 में कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है। ये किसका कथन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। फिर 266 नंबर में है कि कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पे भारी आघात होता है। ये किसका कथन है? तो ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इसके बाद है हृदय तरंग और भ्रमर दूत, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं किसकी? सत्यनारायण कविरत्न की। फिर है प्रेम कली और भ्रमर दूत, ये कविताएं किसकी हैं? ये किसमें संकलित हैं? तो कविरत्न की कविता है और हृदय तरंग काव्य संग्रह में संकलित है। फिर है द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कौन हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं, नाथूराम शर्मा शंकर हैं, ईश्वरी प्रसाद शर्मा हैं। ये 3 द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार हैं। फिर है मृगी दुखमोचन, ये प्रसिद्ध कविता है किसकी? तो लोचन प्रसाद पांडे की कविता है मृगी दुखमोचन। फिर है 71 नंबर में दलित कुसुम, वन विहंगम और आश्वासन, ये किसकी कविता है?
तो रूप नारायण पांडे की कविता है दलित कुसुम, वन विहंगम और आश्वासन। इसके बाद 72 नंबर में पंक्ति है कि सब मिल पूजिय भारत भाई, बंदो भारत भुआ महतारी। ये पंक्ति सत्यनारायण कविरत्न की है कि सब मिली पूजिय भारत भाई, बंदो भारत भुआ महतारी। किसकी? सत्यनारायण कविरत्न की। फिर 273 में आते हैं, पंक्ति है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पे हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पे प्राण निछावर। तो ये भी पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी जी की है। इसके बाद 74 नंबर में पंक्ति है, ये सब पंक्तियाँ पूछी गई हैं कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। ये पंक्ति किसकी? तो राम नरेश त्रिपाठी की। फिर 75 नंबर में है कि पराधीन रह के अपना सुख शोक न कह सकता, और यह अपमान जगत में केवल पशु ही है सह सकता। तो ये भी पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की है। फिर है गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। तो ये भी राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है। फिर अगली पंक्ति भी राम नरेश त्रिपाठी जी की है। क्या है? कि तुम अपने सुख के प्रबंध के होना पूर्ण अधिकारी, और यह मनुष्यता पे कलंक है प्रिय बंधु तुम्हारी। फिर 78 नंबर में है भेजे मन भावन के, उद्धव के आवन के। ये पंक्ति किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। फिर हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ। ये पंक्ति तो ये भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की। इसके बाद 80 नंबर में पंक्ति है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, और प्राणों का बलिदान देश की वेदी पे करना होगा। तो ये पंक्ति नाथूराम शर्मा शंकर की है। तो अब 280 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। तो आप लोगों को बता दें कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में 2 महीने का समय है। चाहे आपको बीपीएससी देना हो, चाहे कोई भी हिंदी साहित्य से एग्ज़ाम देना हो, आप आगाज बैच से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और आगाज बैच ज्वाइन कर लीजिए। फीस केवल 999 है, जहां आपको साप्ताहिक मॉक टेस्ट, पीडीएफ टेस्ट, लाइव क्लासें मैं लेती हूं, वीडियो बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। डेली टाइम टेबल मिलेगा आपको, लिखित टेस्ट मिलेगा हफ्ते में 2-3, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, मिक्स टेस्ट मिलेगा। आप हमेशा दिशा निर्देश में सही गाइडेंस में तैयारी करेंगे। तो एक बार ज़रूर जुड़ें, या इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, मैम हमें जुड़ना है, प्रोसेस बता दिया जाएगा। या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और आगाज बैच ज्वाइन कर लें। तो ज़रूर जुड़ें। जुड़ने के लिए इसी नंबर पे संपर्क करें 94 52 86 93 35। आपके दोस्त मित्र यदि तैयारी करते हो तो उन्हें भी ज़रूर बताएं। अब आगे आते हैं 81 नंबर में पंक्ति है, भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गार्ड बनो ब्रजराज। तो ये पंक्ति नाथूराम शर्मा शंकर की है, भड़क भुला दो भूतकाल की। फिर 82 नंबर में है, वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर पर ताके अज्ञानी हो। तो ये पंक्ति श्रीधर पाठक की है कि वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो। फिर 83 नंबर में है, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप सवारती। ये पंक्ति श्रीधर पाठक की है। फिर है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये भी पंक्ति श्रीधर पाठक जी की है। फिर 85 नंबर में है कि तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। ये पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की है कि तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। फिर 86 नंबर में ये तो आई है एग्जाम में पंक्ति कि प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है। फिर 87 नंबर में है, प्रतिक्षण नूतन वेश बना के रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख धिरक रही है नभ में वारिद माला। तो ये पंक्ति राम नरेश
त्रिपाठी जी की है। फिर 88 नंबर में है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र साहे। तो ये पंक्ति गिरधर शर्मा नवरत्न की है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ। लाइक वही क्लास को कर दीजिए। आप लोग देख लेते हैं ना, लाइक करते हैं ना, चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, कमेंट करेंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के यहाँ, सभी ग्रुप में, और एक कमेंट भी प्यारा सा कीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। अब आते हैं 89 नंबर पे। 89 नंबर में पंक्ति है कि विजन वन प्रांत था, प्रकृति शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। तो ये सांध्य अटन से सिद्धर पाठक की है कि विजन वन प्रांत था, प्रकृति शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। सांध्य अटन से सिद्धर पाठक जी का है। फिर ये सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से किसने प्रकाशित करवाया? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने करवाया। फिर है नूरजहां प्रबंध काव्य किसका है? गुरु भक्त सिंह का है। निर्माल्य कल्पना एक तारा, ये रचनाएं किसकी हैं? मोहनलाल महतो वियोगी की हैं। फिर पंक्ति है, नहीं, वियोगी हरि को किस कृति पे हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार मिला था? तो वीर सतसई पे वियोगी हरि को हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार मिला था। वीर सतसई पे इनको मंगला प्रसाद भी मिला है। फिर 94 नंबर में कृष्णायन महाकाव्य किसका है? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है कृष्णायन। फिर है जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु कौन थे? तो नवनीत लाल चतुर्वेदी जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु थे। तो 295 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। शुरू में भी हमने 20-30 क्वेश्चन देखा था सरस्वती पत्रिका नागरी प्रचारणी सभा से, तो 300 प्लस क्वेश्चन हमने द्विवेदी युग से कंप्लीट कर लिया। अब अगला टारगेट है छायावाद युग। छायावाद युग, उत्तर छायावाद बहुत बड़ा है, हम दोनों को एक ही में देखेंगे। तो वहाँ से लगभग आपको 600 के आसपास प्रश्न कराने हैं। छायावाद से प्रश्न भी एग्ज़ाम में आते हैं, 7-8 ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एक ही टॉपिक से। तो छायावाद, उत्तर छायावाद बहुत बड़ा है, और हम लोग जो देखेंगे अगली वीडियो आने वाली होगी उससे बाहर नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो ये प्लेलिस्ट भी मैं बना दी हूँ, और इन क्लासों को आप एकदम घोल के पी जाइए, आराम से रिजल्ट बनाएंगे। आप कुछ मत करिए, केवल इन्हें तैयार करिए, व्याकरण तैयार करिए, ठीक। अब फिर देखिए आपका रिजल्ट बनता है कि नहीं बनता है। बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी आपकी अपने सब्जेक्ट पे, और मन लगा के पढ़िए। समय बहुत कम है, मार्च बीत गया, अप्रैल समय है, फिर मई में पीजीटी है और जून में टीजीटी है। तो सामने परीक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं, मन लगा के पढ़िए। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करेंगे।